हेलो एवरीवन। ये क्लास है बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए, है ना। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाई थी पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको बाउंड्री कंडीशन, है ना। तो आज पिछली वीडियो में था तुम्हारा बाउंड्री कंडीशन थी परावैद्युत पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तथा व्यवहार के लिए परिसीमा प्रकरण, जो बाउंड्री कंडीशन है मैंने आपको पढ़ाई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है, वैसे तो है यूनिक थ्योरम, पर थोड़ा सा उसको बाद में लेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड है। तो इसमें आज टॉपिक रखेंगे हम, पहला है लाप्लासियन ऑपरेटर, पॉइजन एंड लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा लेंगे हम, हिंदी में बता दूँगा क्या होता है ये, और दूसरा लेंगे हम यूनिक थ्योरम, तीसरा उठाएंगे हम इमेज प्रॉब्लम, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल बन सकता है, ठीक है। तो अभी उठाते हैं पहला टॉपिक आपके लिए। तो ये लाप्लासियन संकारक, हिंदी में बोलते हैं संकारक, और इंग्लिश में ऑपरेटर, पॉइसन तथा लाप्लास समीकरण, है ना। तो ये होते क्या है बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपको पता है गॉस के नियम अनुसार, गॉस के नियम के अवकलन रूप के अनुसार, ठीक है। मैंने बताया था गॉस के जो नियम था, मैंने बताया था गॉस का नियम क्या होता है कि जो फ्लक्स होता है फाई इजिकल टू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसका मैंने डिफरेंशियल फॉर्म बताया था जो फर्स्ट यूनिट में था। तो ये क्या था, ये डाइवर्जेंस ई इजिकल टू रो अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये होता है समीकरण एक, मान लेते हैं इसको, डाइवर्जेंस ई इजिकल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे रो है आवेश घनत्व तथा एप्सिलॉन नॉट है निर्वात में विद्युतशीलता, ओके। और यहाँ पे फिर अब क्या करते हैं, आपको पता होता है कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र के लिए यदि विद्युत क्षेत्र ई में स्थित किसी बिंदु पर विभव फाई हो, तो कई बार क्या है, ई इक्वल टू कितना होता है माइनस का ग्रेडियंट फाई, ठीक है। पोटेंशियल है फाई, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 2। अब ये वैल्यू जो है हम ऊपर रख देंगे, या इसको हम बोल देते हैं ई इक्वल टू माइनस के डेल फाई, ये समीकरण नंबर 2, इसको पुट करते हैं। अब समीकरण 2 तथा 1 से क्या करेंगे, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ई एफ है। तो अब क्या आएगा, डाइवर्जेंस ई, ये पे आएंगे माइनस का डेल फाई, अपने ई के पे पुट कर दिए, रो अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब डाइवर्जेंस क्या होता था, मैंने बताया था डाइवर्जेंस क्या था, डाइवर्जेंस डॉट जो भी आता था ये नेगेटिव तो बाहर निकाल लेंगे, ये नेगेटिव उधर ले लो, तो क्या आएगा डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट। तो डाइवर्जेंस जो होता है, डाइवर्जेंस इज इक्वल टू डेल डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए के साथ, ऐसे ही डेल डॉट जो भी है प्रोडक्ट डेल फाई, ये जो नेगेटिव है इस साइड डालेंगे, रो अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे डेल और डेल डबल हो गया, यानी तो आप ऐसे कर लो कि डेल की वैल्यू होती है आई डेल ओवर के डेल एक्स, जे डेल ओवर के डेल वाई, के कैप डेल ओवर के डेल जेड, डॉट प्रोडक्ट आई कैप डेल ओवर के डेल एक्स, जे कैप डेल ओवर के डेल वाई, के कैप डेल ओवर के डेल जेड,
ये इसके साथ हो गया। ओके, यहाँ पे आएगा 5, ये 5 ये 5, अब माइनस का रो अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई के साथ 1, जे के साथ 1, के साथ 1, तो क्या आएगा डेल ओवर के डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल ओवर के डेल वाई स्क्वायर डेल ओवर के डेल जे स्क्वायर, इसके साथ इसका प्रोडक्ट, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई इतनी, और आई डॉट इक्वल टू 1 होता है माइनस का रो अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब इसको ही बोलते हैं हम डेल ऑपरेटर, या आप उसको लाप्लासियन संकारक, डेल स्क्वायर। ओके, ये 5 की जगह पे 5, तो डेल स्क्वायर 5 इक्वल टू माइनस के रो अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। और ये इक्वेशन कहलाती है, इसको तो बोलते हैं इस वाली चीज़ को लाप्लासियन संकारक, और इसको बोलते हैं पॉइसन इक्वेशन। ये कहलाती है पॉइसन समीकरण कहलाते हैं, इसको बोलते हैं पॉइसन समीकरण। और यहाँ पे डेल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, डेल ओवर के डेल एक्स स्क्वायर डेल ओवर के डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल ओवर के डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, लाप्लासियन संकारक। बस समझ में आया, सिंपल सा है। इसको बोलते हैं पॉइसन इक्वेशन, और उसको बोलते हैं इस वाली चीज़ को डेल स्क्वायर बोलते हैं, डेल स्क्वायर, इसको बोलते हैं लाप्लासियन संकारक। अगर एक आपका जो क्षेत्र है, अगर वो आवेश का मान, यहाँ पे आवेश रहित है जो क्षेत्र है, परिबद्ध जो आपका परिबद्ध क्षेत्र क्या है, आवेश रहित है, इसमें आवेश नहीं है, आवेश रहित है, तो क्या होता है, रहित है तो रो इक्वल टू क्या होगा 0। इफ़ यदि इस कंडीशन में है कि इफ़ रो इक्वल टू 0 है, तब भी क्या होगा डेल स्क्वायर 5 इक्वल टू क्या होगा 0। दैट्स ए कॉल, इसको बोलते हैं हम लाप्लासियन इक्वेशन, लाप्लासियन समीकरण। 3 चीज़ होंगी। अभी क्या पढ़ाना तुमको, लाप्लासियन संकारक और पॉइसन, लाप्लासियन संकारक और पॉइसन समीकरण और लाप्लासियन समीकरण। तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे लाप्लासियन क्या होता है, संकारक ये, और पॉइसन समीकरण क्या होता है ये, और ये कहलाता है तुम्हारा लाप्लासियन समीकरण, लाप्लासियन इक्वेशन। अब जो यूनिक थ्योरम है, इसलिए मैंने यूनिक थ्योरम पहले नहीं तो लिया था, स्टार्टिंग में यूनिक थ्योरम इसी के बेस पे होती है। क्या कहती है कि जो इक्वेशन लाप्लासियन समीकरण इक्वेशन है किसमें, विद्युत क्षेत्र के लिए। तो विद्युत क्षेत्र के लिए बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र मतलब जब भी तो फाई है, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र होगा वहीं तो पोटेंशियल होगा, सॉरी यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे वी होगा ना। तो ये फाई क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल शो करता है। बोलिएगा तो विद्युत क्षेत्र के लिए इस समीकरण का जो हल होगा, ये कैसा एक समीकरण है, डेल स्क्वायर 5 इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, डेल ओवर के डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल ओवर के डेल वाई स्क्वायर प्लस के डेल ओवर के डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो डेल स्क्वायर की वैल्यू, ये क्या है 5 इक्वल टू 0, ये क्या है 5 एक का फंक्शन है, ये क्या है, ये वाले डिफरेंशियल एक है, आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। पढ़ते हैं के डी टू ओवर के डी एक्स स्क्वायर, डी टू ओवर के डी स्क्वायर इक्वल टू 0, डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बाई क्या होता है, फंक्शन होता है। आप फंक्शन का कुछ सोल्यूशन निकालते हो तो भी आई कुछ भी, ठीक है, ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये बाई इक्वल टू क्या आएगा, ये फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, तो ये सोल्यूशन आएगा कुछ। तो ऐसे ही सेम है, तो ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, लाप्लासियन समीकरण है, इसको क्या बोलते हैं लाप्लासियन समीकरण। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ सोल्यूशन आएगा, तो इसका जो सोल्यूशन आता है वो एक यूनिक आता है, मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, मतलब एक ही हल आएगा, केवल एक नहीं, एक हल आता है, केवल एक ही हल आता है, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो इसको बोलते हैं हम यूनिकिस थ्योरम, अद्वितीय हल। ठीक है, ओके, तो मैं थोड़ा सा और डिटेल बता दूँ, इसका उत्पत्ति भी है। इसको बोलते हिंदी में अद्वितीय, ये देखा था अद्वितीय। नेक्स्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा, अद्वितीयता प्रमेय, अद्वितीयता प्रमेय, अरे यार हिंदी में लिखा, अद्वितीयता प्रमेय, इसको बोलते हैं यूनिकिनेस थ्योरम,
सिंपल सा है, कुछ कुछ स्टेटमेंट नहीं। इसका स्टेटमेंट क्या है कि लाप्लास समीकरण जो होता है वो केवल एक ही कहलाता है, एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, यूनिक कहलाता है। इसी जो इस स्टेटमेंट को बोलते हैं यूनिकनेस थ्योरम। ठीक है, अद्वितीय प्रमेय। तो ये क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए लाप्लासियन समीकरण, लाप्लास समीकरण का हल एक और केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है, अर्थात यूनिक सॉल्यूशन होता है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। एक ही हल मिलता है, एक और केवल एक ही हल होता है। क्या विद्युत क्षेत्र के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए बात करेंगे क्योंकि लाप्लास समीकरण क्या था, फाई पोटेंशियल है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा, वहाँ पर फाई भी होगा। तो किस क्या है, लाप्लास समीकरण का जो हल है एक और केवल एक ही हल होगा, अर्थात अद्वितीय यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होता है विद बाउंड्री कंडीशन। मतलब किसके साथ, क्योंकि लाप्लास समीकरण का हल इम्पॉसिबल है किसके साथ, एक साथ बाउंड्री कंडीशन न दी हो। तो क्या होता है, बशर्ते के विद्युत विभव क्षेत्र में स्थित सभी परिसीमाओं पर विशिष्ट फलन हो। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के लिए क्या है, मैंने बताया स्टेटमेंट, विद्युत क्षेत्र के लाप्लास समीकरण का हल जो है एक और केवल एक हल होता है, अर्थात एक यूनिक सॉल्यूशन है विद बाउंड्री कंडीशन। मतलब उसमें बाउंड्री कंडीशन उस सिस्टम में होनी चाहिए। इसका स्टेटमेंट यही है, द सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन इज यूनिक विद बाउंड्री कंडीशन, दैट्स कॉल्ड यूनिक थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम। सिंपल सा फंड है। ठीक है, इसके बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं इक्वेशन ले लूँ, आइडियल स्क्वायर फाइव इजकल टू जीरो, मतलब वाली इक्वेशन ही मैंने ले ली, ये वाली इक्वेशन है। तो जो फाइव का जो हल होगा, इस इक्वेशन का जो हल होगा, कोई भी सॉल्यूशन आएगा, फंक्शन ऑफ कुछ भी आए, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड जो भी आए, ये जो हल आएगा निकल के वो क्या आएगा, एक यूनिक आएगा, किसके साथ, विद बाउंड्री कंडीशन के साथ। क्योंकि बाउंड्री कंडीशन आप नहीं रखोगे तो वैल्यू निकल के नहीं आएगी। तो यही इसका स्टेटमेंट होता है। तो आप इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या कहता है, ठीक है, ये आपके पास कोई क्षेत्र है, अब इसमें ये क्या है, आवेश रहित है, इसमें रो नहीं है, इक्वल टू जीरो, तभी तो ये लाप्लास इक्वेशन बनेगा। इसमें कोई पोटेंशियल, ये फाई है, यहाँ पे पोटेंशियल ये फाई वन है, ये फाई टू है। ओके, यहाँ इस रीजन में तो आपके पास इस लाप्लास का समीकरण का हल क्या होगा, कि लाप्लास समीकरण क्या होता है, डेल स्क्वायर फाई वन इजकल टू जीरो और डेल स्क्वायर फाई टू इजकल टू जीरो। ये लाप्लास समीकरण, क्योंकि ये जो रीजन है किस रीजन में आवेश रहित है, रो इजकल टू जीरो है, और इस पर जो इस रीजन में पोटेंशियल कितने हैं, फाई वन है, फाई टू है, दो जगहों पर। तो अब इसका जो डिफरेंस होगा दोनों सोल्यूशन का, फाई टू माइनस के फाई वन का पोटेंशियल, जो दोनों पोटेंशियल है इनका जो हल होगा वो भी क्या होगा, एक पोटेंशियल ही होगा। मान लेते हैं इनको फाई थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डेल स्क्वायर दोनों तरफ डेल स्क्वायर ले लेते हैं, डेल स्क्वायर फाई टू, डेल स्क्वायर फाई वन इजकल टू डेल स्क्वायर फाई थ्री। अब ये वैल्यू जीरो है, क्योंकि ऊपर इक्वेशन पहले बोल रखी है, तो ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो, तो डेल स्क्वायर फाई थ्री की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। ठीक है, तो अद्वितीय प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि पर सीमा पर फाई वन तथा फाई थ्री के मान परस्पर बराबर होते हैं, अतः सभी पर सीमा पर फाई थ्री का मान शून्य के बराबर होना चाहिए। ओके, एक्चुअली यही शून्य होगा। अगर फाई
अगर फाई 3 इजकल टू 0 है तो फाई 1 इजकल टू फाई 2 भी होगा। ठीक है, ये तो कंडीशन में आ गई। देखो थोड़ा बुक से भी लेते हैं क्या किया इसने। मैंने जो इसका बताया वही है। विद्युत क्षेत्र के लिए लाप्लास समीकरण का हल एक और केवल एक हल होगा, अर्थात अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, बशर्ते विद्युत विभव क्षेत्र में स्थित सभी परिसीमा पर विशिष्ट फलन हो। यह मत कहें विद्युत बाउंड्री कंडीशन अगर 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 उसके साथ परिसीमा प्रतिबंध संतुष्ट करते हैं। अन्य रूप से लाप्लास समीकरण के दो हल जो परिसीमा प्रतिबंधों का समूह, दो हल जो परिसीमा प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं केवल योगात्मक नियतांक से भिन्न हो सकते हैं। ये सब लाइनें बेकार से हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, यही स्टेटमेंट बेटर है। माना किसी विद्युत क्षेत्र के लाप्लास समीकरण दो हल है, कोई रीजन ले लिया हमने इसमें जो कि है रो इक्वल टू 0 है तो फाई 1 तथा फाई 2 है, अतः ये लाप्लास समीकरण संतुष्ट करेंगे डेल स्क्वायर फाई 1 इक्वल टू 0 तथा डेल स्क्वायर फाई 2 इक्वल टू 0। लाप्लास समीकरण रैखिक समीकरण है, अतः फाई 1 फाई 2 कोई भी देखिए संयोजन का इस समीकरण का हल होगा। ठीक है, मैंने कहा कि अब इन दोनों का पोटेंशियल जो होगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो भी पोटेंशियल होगा। फाई 3 मान लिया, वो फाई 3 अब आपने दोनों तरफ टेल स्क्वायर ले लिया, टेल स्क्वायर फाई 3 इक्वल टू क्या होगा 0 आएगा। अब अद्वितीय प्रमेय के अनुसार परिभाषा अनुसार परिसीमा पर अब जब बाउंड्री कंडीशन लगा दी, विद अभी बाउंड्री कंडीशन यहाँ लगाई नहीं है, परिसीमा पर फाई 1 तथा फाई 2 के मान परस्पर बराबर हो जाते हैं परिसीमा पर, यदि सभी परिसीमा पर फाई 3 का मान 0 के बराबर होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन सेम है तो क्या है कि फाई 1 फाई 2 ओके ये वैलिडी 0 है, ये बराबर हो जाएंगे तो फाई 3 का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। आगे क्या है, लाप्लास समीकरण का हल विभव क्षेत्र में स्थानीय उच्चिष्ट या निम्नलिखित नहीं देता, उच्चिष्ट या निम्नलिखित केवल परिसीमा पर हो सकती हैं, इसलिए फाई 3 का उच्चिष्ट निम्नलिखित केवल परिसीमा पर होगा, इसका मान 0 के बराबर होगा, अनंत पर भी फाई 3 का मान 0 होगा। चूँकि अनंत व चालक की परिसीमा के मध्य कोई उच्चिष्ट निम्नलिखित अपेक्षित नहीं है, अतः विभव क्षेत्र में ये इम्पोर्टेंट है, विभव क्षेत्र में सर्वत्र फाई 3 का मान 0 के बराबर होना चाहिए। अगर फाई 3 इक्वल टू 0 है यहाँ पे तो फाई 1 इक्वल टू क्या आएगा फाई 2। अब यही होता है, अतः दिए गए परिसीमा प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए लाप्लास समीकरण का हल अद्वितीय होगा, ये कि यूनिक होगा, दैट्स कॉल्ड यूनिकनेस थ्योरम। अब आते हैं आपके ये विद्युत प्रतिबंधों की विधि। ये एक्चुअली क्या है, इमेज प्रॉब्लम है इसमें, सिंपल सा है, एक न्यूमेरिकल बनता है इस पर, तो न्यूमेरिकल गेम बताता हूँ कैसे बनेगा। प्रतिबंध बनते हैं, प्रतिबंध समझते हो ना, प्रतिबंध तो बनता है जब शीशे पे बात करते हैं। दोस्तों क्या है कि आपके पास कोई कंडक्टिंग प्लेट है, कोई चालक प्लेट है, ये चालक प्लेट ऐसे दी हुई है। ठीक है, ये क्या है अर्थ से कनेक्टेड है। अगर इसके पास किसी कुछ दूरी पर, मान के ये डी दूरी पर कोई चार्ज रखा हुआ प्लस क्यू चार्ज, ओके प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस तरह से कुछ दिया होगा आपको, सिस्टम में दिया होगा क्यू क्या है, कोई वैल्यू दे रखा होगा, उसकी दूरी भी दे रखा होगा, और बोल रहा होगा कि चालक प्लेट से डी दूरी पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, और जो कि क्या है इसे अर्थ कनेक्ट है। तो एक सॉल्यूशन बनता है। तो ये क्या काम करता है, ये क्या है कि मिरर की तरह काम करता है, जस्ट इसके सिमेट्रिक इसकी ही इतनी दूरी पर इसकी इमेज बनती है। ये दूरी इतनी है तो डी पे ही इमेज बनेगी, और इसमें यहाँ पे चार्ज का प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस क्यू, अगर यहाँ माइनस का आएगा क्यू तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस क्यू बनेगा, उसी दूरी पे एक इमेज बनेगी, इसी को बोलते हैं इमेज प्रॉब्लम। अब यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज, अब ये आपने पढ़ रखा है कूलम्ब्स लॉ के अनुसार, दो चार्ज हैं उनके बीच का जो फोर्स होगा कितना होगा, F इक्वल टू 1/4 Q1/Q2। अभी हम Q दोनों सेम है तो इस Q स्क्वायर एक नेगेटिव आ जाएगा अपॉन के बीच की दूरी। अब बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पे D दे रखी है, अब ये दूरी कितनी होगी D और D 2D, तो 2D का होल स्क्वायर, यही बनता है 1/4 1 स्क्वायर Q/4D स्क्वायर। ज़्यादातर यही वैल्यू पूछी जाती है आपको, इसी को बोलते हैं हम इमेज प्रॉब्लम। देखो इसका कोई न्यूमेरिकल होगा इस बुक में, कहीं तो होगा, थोड़ा देखते हैं। देखो ये बना लो न्यूमेरिकल, अनंत विस्तारित भू संपर्क चालक तल। ठीक है, ये बोल रहा है भू संपर्क मतलब अर्थ से कनेक्टेड है, चालक है, तल के सामने लंबा दूरी पर, जस्ट उसकी लंबी दूरी पर कितना रखा है 2 सेंटीमीटर पर
2 माइक्रो कूलम का एक बिंदु अवशिष्ट से है। अब वही चीज़ है कि यहाँ पे कोई ये प्लेट है, ये किससे कनेक्टेड है, अर्थ से। ओके, अब ये 2 सेंटीमीटर पर यहाँ पे प्लस का 2 माइक्रो चार्ज रखा हुआ है, क्यों। अब इसकी जस्ट इमेज बनेगी इस दूरी पर 2 सेंटीमीटर। अब ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 माइक्रो कूलम। तो वही वैल्यू, तो एफ इजिकल टू कितना आएगा, माइनस का के की वैल्यू 1/4/5 क्यू स्क्वायर अपॉन के 4d²। क्यों आया, क्योंकि वैल्यू आपने पुट कर दी थी। ये वैल्यू इससे ही निकालते हैं, जस्ट इसका आंसर ही आया था। सिंपल है, इजी है, इसकी इमेज बना लेना, कौन सा भी हो सिस्टम चेंज कर देगा ये रहेगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।